नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। रमेश का परिवार गांव का खाता पीता परिवार था। उसका पूरा नाम था रमेश सिंह चौहान, पर लोग उसे रमेश ही कहा करते थे। इस समय उसकी हालत चाहे साधारण हो, पर वह खुद को बहुत बड़े जमींदार परिवार से संबंधित बताता था। उसने पढ़ लिख कर या तो बाप दादों का कारोबार खेती करना ही उचित समझा या उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। वजह कुछ भी हो, पर गांव में रहकर पिता के साथ खेती का काम देखता था। पढ़ा लिखा भी वह खास नहीं था, केवल 12वीं जमात पास था। चाहे उसके भाग्य से समय या उसकी योग्यता के चलते समझो, उसकी शादी शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की शीला से हो गई। शीला के माँ बाप के पास कोई और सजातीय लड़का नहीं था और इसलिए उन्होंने शीला की शादी गांव में कर दी। शीला रमेश के बराबर ही पढ़ी लिखी थी। खूबसूरती में वह उससे कहीं ज़्यादा थी। उसके पिता ने शादी में इतना दिया जितना रमेश अपना घर ज़मीन बेचकर भी नहीं पा सकता था। रमेश की माँ अभी भी पुराने विचारों की थी। उन्होंने सास के जोर जुल्म सहे थे। न जाने क्यों वे शीला से उसका बदला लेना चाहती थीं। रमेश पुराने विचारों का तो नहीं था, पर औरत और खासकर पत्नी के बारे में उसके विचार दकियानूसी ही थे। वह औरत को पैर की जूती समझता था। उसके विचार में पत्नी को अपनी सास के खिलाफ मुंह खोलने का हक नहीं था। वह भी टेलीविज़न पर आने वाले सीरियल देखता था। उसकी सोच थी कि शादी की ही इसलिए जाती है कि आदमी माता के ऋण से छूट सके। पिता के ऋण से तो वह खुद ही सेवा करके छुटकारा पा सकता है। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि पत्नी की अपने माता पिता के प्रति भी कोई जवाबदेही होती है, खास तौर पर अब जब ज़्यादा भाई बहन नहा हों। बड़ी धूमधाम से शादी हुई। शीला की खूबसूरती की चर्चा सारे गांव में फैल गई। उससे भी ज़्यादा चर्चा फैली शीला के संग आए दहेज की। रमेश के पिता ने मन ही मन स्वीकार किया कि लड़की और दहेज दोनों ही उनकी हैसियत से बढ़कर हैं। रमेश भी शीला से संतुष्ट था, पर उसकी माँ का पारा 7वें आसमान से थोड़ा भी नीचे नहीं उतरा। गांव की औरतों और सगे संबंधियों ने शीला की जितनी ही तारीफ की, रमेश की माँ का गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। वे झूठी सच्ची बुराइयां निकालकर शीला को बदनाम और परेशान करने लगी। शीला पढ़ी लिखी थी और शहरी माहौल में पली थी। उसे पर्दा करने की आदत नहीं थी। उसी बात को लेकर रमेश की माँ ने ज़मीन आसमान एक कर दिया। मुंह उघाड़े आधी उम्र आवारा घूमती रही है। न जाने कितने यार बनाए होंगे, ये बस में आने की नहीं है। शीला ने शांति से सब सुन लिया और एक देहातिन की तरह घूंघट काढ़ने लगी। इस बारे में रमेश ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद शीला को घर सौंप दिया गया। ये काम उसे हक देने के नज़रिए से नहीं, बल्कि परेशान करने के विचार से किया गया था। अगर वे कभी कहती कि घी या शक्कर ख़त्म हो गई है, तो रमेश की माँ बरस पड़ती। अभी कल ही तो डब्बा भर के घी तुझे दिया था और शक्कर तो परसों ही रमेश के बाबूजी बाजार से लाए थे। मैं पूछती हूँ रानी जी कि घी तो बिल्ली खा गई होगी या धरती पर गिर गया होगा, पर शक्कर के लिए तुम क्या बहाना करोगी? इतनी शक्कर चींटियाँ तो खा नहीं सकती। तुम्हारे हाथ में घर का इंतज़ाम क्या आ गया? तुम तो घी और शक्कर खाकर ही रहने लगी। दिखाने के लिए ही बड़े बाप की बेटी हो, काम तो भुक्कड़ों जैसे कर रही हो। अगर शीला कभी दबी जबान से कह देती, माता जी आपको ध्यान नहीं रहा है, घी आपने पिछले महीने दिया था, कल तो तेल निकाला था, बाबूजी परसों बाजार से नमक लाए थे, शक्कर तो वे 15 दिन पहले लाए थे, तो रमेश की माँ पैतरा बदल कर गरजती, हाँ हाँ मैं तो सठिया गई हूँ, मुझे कुछ याद थोड़े ही रहता है। देखो तो मुझसे जबान लड़ाती है। तेरे बाप के घर में हराम की कमाई आती होगी, सो तेरी माँ फूहड़पन से लुटाती होगी। यहाँ तो 20 नाखनों की कमाई खाते हैं। अगर आँख खोल कर ना चलें तो रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाए। अभी तो मेरा खसम ही सारे घर को कमाकर खिला रहा है। जिस दिन रमेश कमाने लगेगा उस दिन तो बोलने भी नहीं देगी। शीला के सब्र ने रमेश की माँ को पागल सा बना दिया था। वे चाहती थी कि बहू उनसे लड़े, जिससे उन्हें बात आगे बढ़ाने का मौका मिले, पर रमेश की माँ के तीखे वचन शीला की चुप्पी में इस तरह घुल जाते जैसे पानी में अंगारा बुझ जाता है। कहने का कोई खास असर न देखकर सास ने और तरीका शुरू किया। वे ढके हुए दूध, घी, चीनी, आटे को खोलकर रख देती और सबको दिखा दिखाकर शीला को लापरवाह,
फूहड़ कहती, आंख बचाकर दाल साग में नमक डाल देती और घर वालों द्वारा ज़्यादा नमक की शिकायत करने पर बरस पड़ती। इसे घर का काम कुछ आता ही नहीं है, आई भी कहाँ से? कल तक तो पढ़ने के बहाने शहर में घूमती फिरी है, अब भला घर में इसका मन कैसे लगेगा? शीला ने एक आध बार रमेश से इस बारे में शिकायत की तो उसे माँ का पक्ष लेते हुए शीला को ही फटकार दिया। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पत्नी का मुंह देखते ही माँ बाप को भूल जाते हैं। आगे से मेरे माँ बाप के खिलाफ अगर तुमने एक बात भी कही तो अच्छा नहीं होगा। कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं है। ठीक से काम करोगी तो यहाँ रह सकती हो, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप के पास पहुँचा दिया जाएगा। मैं औरत को पैर की जूती से ज़्यादा नहीं समझता। अगर जूती पैर में काटती है तो फ़ौरन उसे फेंक कर दूसरी पहन लेनी चाहिए। चक्रव्यूह में घिरे अभिमन्यु के समान शीला सबके वार से बच रही थी, सबके ताने सहन कर रही थी। उसके वार करने का तो सवाल ही नहीं था। अभिमन्यु के साथ उसके शस्त्र व सारथी तो थे। शीला बेचारी अकेली अपना समय किसी तरह बिता रही थी। जो सताया जा रहा था वह चुप था और जो सता रहा था वह उल्टे हल्ला मचा रहा था। एक दिन शीला चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी कि स्नान घर से रमेश की माँ ने पुकारा, बहू, ओ बहू, अरे सुनती हो, जरा मेरी पीठ मल देना। दूध में उबाल आने ही वाला था, इसलिए शीला ने जवाब दिया, एक मिनट रुकिए माँ जी, अभी आती हूँ। इतना सुनते ही रमेश की माँ का पारा चढ़ गया। मैं यहाँ गीले कपड़ों में बैठी रहूँ? बूढ़ा शरीर है, बुखार आ गया तो कोई पानी भी नहीं देगा। पहले तो कहने से उल्टा सीधा काम कर भी देती थी, अब ये 1 मिनट न जाने कहाँ से सीख गई है। मैं जानती हूँ पढ़े लिखों का 1 मिनट कितना बड़ा होता है। इतने पर भी शीला नहीं आई और उसकी आवाज़ ही सुनाई दी, माँ जी, दूध में उबाल आने वाला है, छोड़ आऊँ तो सारा दूध चूल्हे में चला जाएगा। अगर उतार कर नीचे रख दूँ तो पिताजी घर में हल्ला करेंगे कि अभी तक दूध भी गर्म नहीं हुआ। इतना सुनना था कि रमेश की माँ कपड़े कूटने वाली लकड़ी हाथ में लेकर गीली धोती पहने ही चौके की ओर लपटी। वे गुस्से में कहती जा रही थीं, बेहया, अपने आलस को तो देखती नहीं, जो जवानी में ही हिलने डुलने को मन नहीं होता, ऊपर से दुनिया भर के बहाने बनाती है। शीला को समझ पाए कि उससे पहले ही रमेश की माँ ने उसकी पीठ पर लकड़ी जोर से दे मारी। शीला इसके लिए पहले से तैयार थी। उसने लकड़ी को हाथ से पकड़ते हुए कहा, माँ जी, मारने से पहले मेरे दोष तो देख लिया होता। मैं सब कुछ चुपचाप सह रही हूँ तो उसका मतलब यह नहीं कि मैं इंसान नहीं हूँ। मेरा भी शरीर है, मुझे भी तकलीफ़ होती है। रमेश की माँ बहुत दिनों से जिस मौके की तलाश में थी वह उसे आज मिल गया। उसने अपने सिर के बाल नोचने शुरू कर दिए और रोते चिल्लाते सारा घर सिर पर उठा लिया। हाय रे, यह दिन देखना भी मेरी तकदीर में लिखा था। अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं, इतने पर भी मुझे मारने के लिए लकड़ी लेकर खड़ी हो गई। अगर मेरे हाथ पैर टूट गए तो यह न जाने क्या हालत करेगी। मैं तो पहले ही कहती थी कि पढ़ी लिखी बहू घर में मत लाओ, पर मेरी सुनता कौन है? जिसे पिटना हो वह रहे इस घर में। मैं तो गंगा के किनारे या किसी तीर्थ में जा पड़ूंगी, कहीं भी 2 रोटी तो मिल ही जाएंगी। शीला ये नाटक देखकर सहम गई। उसने सिर झुकाकर सबके सामने सच्ची बात कह दी कि माँ जी ने उसे लकड़ी से बेबात मारा तो उसने लकड़ी पकड़ ली। घर के ज़्यादातर लोगों को विश्वास हो गया कि शीला ने सास को मारने के लिए ही लकड़ी उठाई होगी। ये स्वाभाविक है कि हर अपराधी अपना अपराध दूसरे पर थोपता है, वह भी ऐसा ही कर रही होगी। रमेश ने ना तो अपने पिता की सुनी और ना ही गांव वालों के समझाने पर ध्यान दिया। शीला की बात का तो उस पर असर ही क्या होता। उसने शीला को उसके पिता के यहाँ पहुँचा दिया और घोषणा कर दी कि वह अब उनके किसी काम की नहीं रही। शीला के पिता ने बहुत समझाया, उसकी माँ ने भी बहुत कहा, पर रमेश के पास सबका एक ही जवाब था, अगर जूती काटने लगे तब आप उसे उतार कर दूसरी जूती पहनेंगे या उसी को लटकाए रहेंगे। रमेश की माँ को विश्वास था कि पहले तो शीला का बाप ही 1000 बार माथा रगड़ेगा और माफ़ी मांगेगा। वे उसे अपने दरवाजे से भगाएंगी और वह हाथ जोड़ेगा। अगर अकड़ा भी रहा तो रमेश की दूसरी शादी होते देर नहीं लगेगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शीला के पिता ने रमेश के दरवाजे पर माथा रगड़ने के बजाय शीला को कॉलेज में दाखिल दिलाना अच्छा समझा। रमेश की माँ ने शीला को बेवजह जितना सताया था वह सब भी मोहल्ला पड़ोस और रिश्तेदारों से नहीं छिपा था। सबको यह भी डर था कि रमेश की दूसरी शादी होने पर शीला का पिता कोर्ट कचहरी जाएगा, 498 का केस कर देगा। इन बातों ने ऐसा माहौल बनाया कि 2 बरस तक रमेश के लिए रिश्ता तो लेकर कोई नहीं आया,
उल्टे सारे गांव में रमेश की भी बेइज्जती हो गई। रमेश के माँ बाप ने बहुत कोशिश की पर सब बेकार रहा। कोई बिरादरी वाला रुपया लेकर भी रमेश की शादी करने को तैयार नहीं हुआ। मजबूर होकर रमेश अनाथालय से एक लड़की भगा ले आया। गांव में 2-4 गरीब ठाकुर अनाथालय से लड़कियां लाकर शादी कर चुके थे, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा, पर वे कागजी पढ़ी लिखी थी। गांव के लोग खुश थे कि रमेश की माँ का दिमाग ठिकाने आ गया है। वे बात बात पर अपने ऊंचे खानदान की दुहाई देती थीं। अब वे उन्हीं के समान साधारण बन गई थीं। अब वे कभी भी बड़ी बात नहीं कहेंगी। उधर रमेश को डर रहता कि कहीं शीला की वजह से ये लड़की भाग न जाए। उसे उस लड़की के बारे में पता था कि वे कई मर्दों के साथ सो चुकी है, जो उसके धंधे का हिस्सा था, और कोई नहीं मिला, इसलिए एक जानकार की मार्फत उसे लाया था। रमेश की माँ को इतना बड़ा धक्का लगा, पर उन्होंने इससे कोई सीख नहीं ली। उन्होंने अनाथालय से लाई आवारा लड़की शांता को भी उसी तरह सताना शुरू कर दिया जिस तरह वे शीला को सताया करती थी। शांता बिल्कुल सहनशील नहीं थी। वह तो पहले दिन ही रमेश की माँ का सामना करने लगी। एक दिन रमेश की माँ ने शांता को किसी बात पर मारने की कोशिश की थी, तो बहादुरी कर उसी पर चढ़ बैठी। शांता ने रमेश से शिकायत की तो रमेश ने भी उसे मारना चाहा। शांता ने डंडा उठाकर उसे ही पीट डाला। शांता ने गुस्से में आकर कपड़ों पर मिट्टी का तेल छिड़ककर कमरे में आग लगा दी। मामला पुलिस में गया। उस दिन दरोगा गांव में आए। उन्हें घटना का पता चला तो उन्होंने शांता को बुलाकर सब बातें पूछ ली। शांता ने कई झूठी बातें गढ़ दी। यह भी कह दिया कि रमेश और उसकी माँ उससे धंधा कराते हैं। उसकी बातें सुनकर उन्होंने रमेश और उसकी माँ पर मुकदमा चलाने की धमकी दी, पर कुछ ले देकर मामला शांत हो गया। उस दिन से शांता को किसी ने मारा पीटा तो नहीं, पर उसके साथ अपनेपन का बर्ताव भी किसी ने नहीं किया। उसका मन घर की जेल से ऊबने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने पड़ोस के एक लड़के, जो रमेश की माँ के मायके का था, को रात में एक बहाने से कमरे में बुलाया और फिर जबरन उसे कपड़े उतारकर सोने को कहा। शांता ने कहा कि वह सेक्स नहीं करेगा तो वह उस पर रेप का चार्ज लगा देगी। शांता की उससे पट गई और वह राज़ी हो गया कि वह उसे इस घर से अपने साथ ले चलेगा। 4-5 रात के बाद शांता ने रमेश के घर का सारा कपड़ा गहना एक गठरी में बांधा और वह उस लड़के के साथ उसकी बाइक पर चली गई। वे लोग गांव से बाहर निकलकर थोड़ी दूर ही जा पाए थे कि सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया। वे दोनों एक पुरानी कोठरी में छिप गए, जो एक बाबा की मढ़ई थी। बाबा के कोविड से मरने के चलते वे बेकार पड़ी थी। थोड़ी ही देर में दिन निकल आया और लोगों के आने जाने की आहट आने लगी। शांता और उसके साथी ने कोठरी के किवाड़ बंद कर लिए और दिन भर वहीं रहकर रात को वहां से चलने का निश्चय किया। इधर शांता के भाग जाने की बात सारे गांव में फैल गई। लोगों ने आसपास बहुत ढूंढा, पर उसका कहीं कोई पता नहीं चला। लोगों की सलाह पर रमेश और उसके पिता ने शांता के भाग जाने और चोरी की रिपोर्ट थाने में लिखवा दी। दरोगा जी ने उन्हें खूब आड़े हाथों लिया। खुद ही औरतों को खरीद कर लाते हैं, सताते हैं और भाग जाने पर रिपोर्ट लिखाने आते हैं। औरतों को घर से भगाओ तुम, और उन्हें ढूंढने का काम पुलिस करे। रमेश और उसके पिता चुपचाप सब सुनते रहे। फिर हाथ जोड़कर उन्होंने दरोगा जी से कहा, अगर आप शांता को पकड़वा दें तो हम आपको 10,000 रुपये भेंट देंगे। सबको विश्वास हो गया था कि शांता अकेली नहीं गई है। वह उसी लड़के के साथ भागी है जो रमेश की माँ के मायके से आया था। शांता और उसका साथी दिन भर कोठरी में मौज करते रहे। लड़का एक दिन खाना लाने गया तो एक आदमी ने उसे कोठरी में घुसते हुए देख लिया। वह समझ गया कि वह कौन हो सकता है। उसने ये बात रमेश के घर जाकर कह दी। रमेश के पिता ने बहुत से आदमियों को लेकर कोठरी घेर ली। भीतर से सांकल बंद थी। अंदर से शांता ने कहा, हम इस तरह किवाड़ नहीं खोलेंगे। जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक किवाड़ नहीं खुलेंगे। शिकायत तो मैं बनाऊंगी कि तुमने इस लड़के को मेरे साथ पैसे लेकर भेजा। तुम लोग मुझसे धंधा करवा रहे हो। सबूत के तौर पर मेरे पास कंडोमों के पैकेट पड़े हैं। मैं तो अपना मेडिकल कराऊंगी। मजबूर होकर सब लोग सवेरे तक वहाँ बैठे रहे। पुलिस को खबर हो गई तो दरोगा जी आ गए। तब शांता ने किवाड़ खोलकर कहा कि वह सबको जेल भेजेगी और उस घर में नहीं जाएगी। दरोगा ने 1 लाख रुपए लेकर मामला सुलटाया और रमेश को कहा कि इस लड़की को घर में ही रख और अपने माता पिता से अलग रहे। अगर इसे सताया जाएगा तो वह भाग जाएगी या केस कर देगी। दरोगा जी ने रमेश के पिता से कहा, इसलिए शांता को समझा बुझाकर घर भेज दिया गया। अब रमेश अपने माता पिता से अलग शांता के साथ रहता है। अब वह ध्यान रखता है कि शांता को कोई परेशान न हो। अब वह पैर काटने वाली जूती बदलने की बात भूल गया है। शायद अब वह पैर की जूती की कीमत समझ गया है। पहले वाली जूती उसे मुफ्त मिल गई थी, इसलिए उसने उतार फेंकी थी।
यह जूती बहुत कीमती है, ये चाहे जितना काटे पैर से उतारी नहीं जा सकती। शांता अब रमेश के होने या ना होने पर चाहे जिसे बिस्तर पर सोने के लिए बुला लेती है। रमेश कुछ कहता है तो वह कहती है, मुझे तो मर्दों का स्वाद है। सती सावित्री को तो तुमने बिना तलाक दिए घर से निकाल रखा है। मैंने तो यहाँ बीवी की नौकरी की है। तुम चाहे जो करो, मैं यहीं रहूँगी, यहीं खाऊंगी, यहीं मर्दों को लाऊंगी। हाँ, तुमने मुझे रखा है तो तुम्हारा ख्याल रखूंगी। बोलो, आज रात को खीर खाओगे या हलवा? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।